तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा गामा फलन। छोटा सा टॉपिक है ना। मोस्टली एक क्लास में हम इसको पूरा रिवीजन कर लेंगे। मोटा मोटी तो फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले हैं और उनको यूज कैसे करते हैं इसके बारे में। तो फॉर्मूला याद रखना वो एक थोड़ी सी परेशानी है, और फिर याद करने के बाद में उनको कैसे क्वेश्चन के साथ अप्लाई करते हैं उसके ऊपर आएगा। उम्मीद है पेपर के हिसाब से बात करें तो एक सवाल आता है, लेकिन बीटा गामा और जगह भी काम आते हैं। बीटा गामा सिर्फ बीटा गामा तक ही नहीं रहते। आप लोग जब क्षेत्रकलन करते हैं तो समाकलन के अंदर जो गामा सूत्र है वो काम आता है, क्षेत्रकलन में काम आता है। आप डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं वहां पे भी गामा सूत्र काम आता है। और अगर आप स्पेशल फंक्शन टॉपिक है आपके कोर्स में अगर, तो स्पेशल फंक्शन में भी गामा फंक्शन, क्योंकि गामा और बीटा स्पेशल फंक्शन भी है, तो ये वहां पे भी काम आता है। तो कई जगह ये काम आता है, जहां यहाँ तो है ही है एज ए टॉपिक, तो ये है ही, उसके अलावा भी कई जगह पे आपको दिखाई देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बीटा गामा फंक्शन तो है क्या, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, है ना, रिवीजन क्लास है ये। बीटा गामा फंक्शन, ये जो फंक्शन है इनको सबसे पहले जिसने बताया था वो थे लिनहार्ड आयलर। आयलर ने सबसे पहले बताया था, और आयलर से किसी ने सवाल पूछा था। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, देखो जीनियस कितने बड़े होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं। किसी ने सवाल पूछा कि भाई जो आपका फैक्टोरियल होता है वो पूर्णांकों के लिए तो काम करता है। जैसे फैक्टोरियल एक है, फैक्टोरियल एक एक हो गया। फैक्टोरियल दो आप खोलते हैं तो एक गुणा दो कर देते हैं। फैक्टोरियल तीन है तो आप एक गुणा दो गुणा तीन कर देते हैं, है ना। अगर फैक्टोरियल चार है तो आप एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार कर देते हैं। तो किसी ने पूछा आयलर को कि भाई ये तो ठीक है, अब एक बात बताओ, फैक्टोरियल एक बटा दो का मान क्या होगा। फैक्टोरियल एक बटा दो का मान क्या होगा उस समय। फैक्टोरियल था, अभी भी फैक्टोरियल आपको याद होगा, फैक्टोरियल हमेशा पूर्णांकों के लिए खुलता है, और वो भी धनात्मक पूर्णांकों के लिए। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही आप फैक्टोरियल में रख सकते हैं। फैक्टोरियल में आप एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं। तो फैक्टोरियल एक का मान होता है, फैक्टोरियल दो का मान होता है, फैक्टोरियल तीन का मान होता है, लेकिन फैक्टोरियल आधे का कोई मान नहीं होता, क्योंकि आधे के लिए बना हुआ ही नहीं है फैक्टोरियल। तो किसी ने पूछा आयलर से कि भाई फैक्टोरियल आधे का मान क्या होगा। तो आयलर ने कहा यार फैक्टोरियल जो है वो धनात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित है, इसके लिए परिभाषित नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये फिर बन नहीं सकता क्या, क्या आप इसको बढ़ा नहीं सकते क्या। तो आयलर ने कहा ठीक है, थोड़ा मुझे समय दो, मैं बताता हूँ। 2 दिन बाद में आयलर गामा फंक्शन लेके आ गए। गामा फंक्शन एक नया फंक्शन बना दिया जिसका नाम था गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन फैक्टोरियल का ही एक बड़ा रूप है, इसमें फैक्टोरियल भी कवर होता है, और जो फैक्टोरियल नहीं कर पाया ये उसको भी कवर करेगा। रिपीट करता हूं, गामा फलन क्या है। गामा फलन जनरलाइजेशन है, व्यापक रूप है किसका, फैक्टोरियल का। बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टोरियल नहीं कर सकता था, जैसे फैक्टोरियल एक बटा दो, फैक्टोरियल माइनस एक बटा दो, फैक्टोरियल माइनस एक, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टोरियल नहीं कर सकता था। तो जहां जहां फैक्टोरियल बाउंड हो गया, जहां वो नहीं कर सकता था, वहां उन्होंने उठा के फैक्टोरियल के बजाय एक नया फंक्शन बनाया जिसका नाम था गामा फंक्शन। गामा फंक्शन फैक्टोरियल को भी कवर करता है, प्लस फैक्टोरियल की जो कमियां हैं, जहां फैक्टोरियल काम नहीं करता था, ये वहां तक पहुंचता है। और इस तरीके से शुरू हुआ गामा फलन और फिर बीटा फलन। गामा फलन बीटा फलन, इन दोनों को आयलर के समाकलन के तौर पे काउंट किया जाता है। आयलर का प्रथम समाकलन और आयलर का द्वितीय समाकलन। आयलर का प्रथम और आयलर, और ये लोग ऐसे होते थे कि इनको कोई सवाल पूछता था ना, ब्रांच खोल देते थे। हमारे यहाँ तो एक सवाल पूछता है अटक जाते हैं, इन लोगों से कोई सवाल पूछता था ब्रांच खोल देते थे। ब्रांच खोल दी पूरी की पूरी, एक पूरी ब्रांच खुल गई स्पेशल फंक्शन की, खाता ही खोल। ऐसे न्यूटन थे, न्यूटन से किसी ने पूछा कि यार ये जो कक्षाओं में गति करते हैं ग्रह, ये कक्षाओं में जो दिग्वर्ताकार कक्षा में गति करते हैं उसका समीकरण क्या होगा। न्यूटन ने कहा ठीक है थोड़ा टाइम दो, आगे जाके अवकलन ढूंढ दी, अवकलन ढूंढ के कक्षाओं का समीकरण निकाल दिया। इतना मतलब इतने जीनियस होते थे कि सवाल के जवाब में पूरी ब्रांच खोल देते थे। मतलब यूं सोचिए, किसी ने एक कपड़ा मांगा और आपने पूरी शोरूम ही खोल दिया, फिर पूरी ब्रांच खोल देते थे। ऐसे किसी ने एक और आयलर के बारे में आता कि एक पुल की प्रॉब्लम थी उस समय। स्विट्जरलैंड का एक पुल था जिसमें 7 रास्ते होते थे पार करने के। तो किसी ने पूछा कि कोई आदमी सारे रास्तों से जाता हुआ क्या पार कर सकता है इसको। तो आयलर ने उसको सॉल्व किया। अच्छा सॉल्व ही नहीं किया, ग्राफ थ्योरी जो है पूरी की पूरी एक ब्रांच खुल गई। जैसे आप पढ़ते हैं आगे ग्राफ थ्योरी आती है ना, आपके एमएससी में आती है, वो पूरी ब्रांच किससे खुली, एक सवाल से, कि काइजनबर्ग का पुल है, उसके 7 दरवाजे हैं, उसको पार करना है, कैसे पार कर सकते। तो उन्होंने पूरी ब्रांच खोल दी जिसका नाम हो गया ग्राफ थ्योरी। ऐसे इससे
पूरा का पूरा बीटा गामा फलन खुल गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्या? ये जैसे मैंने बताया कि आपका जो फैक्टोरियल होता है, एक्चुअल में कहानी सारी फैक्टोरियल से शुरू होती है। फैक्टोरियल का जनरलाइजेशन होता है ये, जो आपके फैक्टोरियल्स होते हैं। आपके फैक्टोरियल के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके फैक्टोरियल हाफ माइनस के लिए नहीं खुल सकते, ये सिर्फ पूर्णांकों के लिए खुलेंगे, वो भी पॉजिटिव के लिए, बाकी के लिए नहीं खुल सकते, है ना। ये बड़ी बात है। अच्छा, वो सच मुझे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझना होगा। तो जीनियस जो होते हैं ना, वो आप उनके संपर्क में रहते हैं ना। अगर कोई जीनियस है तो वो अपने संपर्क से और नए जीनियस तैयार कर देते हैं। ये बड़े कमाल की बात है। आप ऊपर से अगर चैन उठा के देखो, शुरुआत करते हैं न्यूटन से, बात कर रहे हैं न्यूटन से शुरू करते हैं। न्यूटन के साथ में हुआ करते थे लेबनीज। लेबनीज का शिष्य हुआ करता था, लेबनीज का शिष्य होता जैकब बर्नौली। बर्नौली का नाम सुने। अब बर्नौली जीनियस था, किससे? क्योंकि गुरुजी जीनियस थे, लेबनीज जीनियस थे। लेबनीज के शिष्य थे जैकब बर्नौली। जैकब बर्नौली का शिष्य था जॉन बर्नौली, वो जीनियस। गौर करो, चैन को देखो। जॉन बर्नौली जो थे, उनका शिष्य था आयलर। आयलर का शिष्य था लांगराज। सबके नाम सुनते जाइए, जीनियस टू जीनियस बनते हैं। जीनियस जीनियस बना के छोड़ के जाते हैं। ऊपर से शुरू करें, लेबनीज। लेबनीज का शिष्य था जैकब बर्नौली। जैकब बर्नौली का शिष्य था जॉन बर्नौली। जॉन बर्नौली का शिष्य आयलर। आयलर का शिष्य लांगराज। लांगराज का शिष्य फोरियर। फोरियर का शिष्य ड्रिचलेट। देखो, ड्रिचलेट का शिष्य रीमान। ये एक ही चैन है। गुरु चेले गुरु चेले चल रहे हैं। ये ऊपर से आप जितने बड़े बड़े जीनियस के नाम हम लोग अपने बीएससी में पढ़ते हैं ना, ये एक ही चैन के जुड़े हुए हैं सारे। गुरुजी गए, चेला महान हो गया। फिर चेला से, जैसे सुकरात से पढ़ते हैं ना, सुकरात महान थे। सुकरात का चेला प्लूटो, वो महान। प्लूटो का चेला अरस्तु, वो महान। अरस्तु का चेला सिकंदर। पूरी चेन है। और हम लोग क्यों नहीं बनते? क्योंकि शामू का गुरुजी है रामू, रामू का है चंदू। हमारी चेन ही ऐसी होती है। जीनियस निकलेंगे कहां से, है ना। अब अमित जी महान नहीं, अमित जी के चेले कहां से महान आएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, जीनियस टच लेते हैं पहले। हाँ, वही बात है ना। रामू के चेले शामू, शामू के चेले चंदू, चंदू के चेले चिंटू, बंटू। हम चंटू बंटू ही रहते हैं। फिर आ जाओ। तो हम क्या करने वाले हैं? हम फैक्टोरियल को हटाने वाले हैं और गामा को लाने वाले हैं। क्यों लाने वाले हैं? जवाब सिंपल है कि फैक्टोरियल कई जगह पे काम नहीं करता। तो जिन जगह पे फैक्टोरियल काम नहीं करता, वहां पे कोई एक बड़ा फलन, उससे ज्यादा व्यापक, उससे ज्यादा अच्छा फलन हम कवर, यानी समझो नोकिया 1100 को हटा रहे हैं और आईफोन 16 लेके आ रहे हैं। नोकिया 1100 को भेज रहे हैं। अब नोकिया 1100 में जो हो सकता था वो उसमें भी होगा, प्लस बहुत कुछ और भी होगा। तो नोकिया 1100 को रिप्लेस कर रहे हैं आईफोन 16 के साथ। कैसे होता है रिप्लेसमेंट? शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीटा फलन, जिसे आयलर का प्रथम समाकलन कहते हैं। आयलर का प्रथम समाकलन कहते हैं। यह है आपका आयलर का पहला समाकलन। ये देखिए, सबके सब समाकलन है। ये दोनों के दोनों जो है ना, समाकलन है। बीटा ये 2 वेरिएबल फंक्शन है और आपका जो गामा है वो 1 वेरिएबल फंक्शन है। गामा 1 वेरिएबल का फलन है और बीटा 2 का है। तो बीटा m कोमा n, बीटा m और n से आएगा। आप m n का मान रखेंगे और फिर इसमें m और n का मान रख दो, समाकलन कर लो और आपको बीटा का मान मिल जाएगा। इसे बीटा फंक्शन, बीटा फलन के नाम से जाना जाता है। बीटा फलन के बाद, बीटा फलन में कुछ खास बातें होती है। 3 खास बात है, प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं। पहली खास बात है, बीटा जो है वो सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। पहली खास बात है, सममित होता है। बीटा m और n को अगर आप आपस में बदल दो तो भी बीटा का मान चेंज नहीं होगा। यानी बीटा 2 3 का मान जो भी है वही 3 2 का मान होगा। आपस में इंटरचेंज करने पर बीटा का मान चेंज नहीं होता, वो उतना ही रहता है। ये पहला गुण है। दूसरा है, बीटा का जो फॉर्मूला अभी आपने देखा है, ये वाला जो फॉर्मूला देखा है, ऐसा ही बीटा के 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं। इनमें से एक फॉर्मूले को अनंत फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि ये 0 से लेकर अनंत तक जाता है। एक फॉर्मूले को त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कहते हैं, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा आता है। तो हम कहते हैं कि बीटा का त्रिकोणमितीय रूप, एक कहते हैं बीटा का अनंत रूप, और एक हमारा बीटा का प्रारंभिक रूप, इनिशियल फॉर्म। ये प्रारंभिक रूप है, जब शुरुआत में आया था तो ये रूप आया था, फिर इसको और नए रूपों में ढाल दिया गया। ये अनंत रूप कहलाता है और ये आपका त्रिकोणमितीय रूप कहलाता है।
तो है क्या, ये भी बीटा ही है, आप उससे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं बीटा का मान वहां से निकाल सकते हैं। दो फॉर्मूले, दोनों में से जो आपको सरल लगे वो यूज किया जा सकता है। बीटा एम कोमा एन 0 टू इनफाइनाइट एक्स, ये दिखने में अलग अलग है, बाकी बराबर है तो मतलब बराबर है, मजाक नहीं होता गणित के अंदर, है ना, बराबर है तो मतलब बराबर है। तो बीटा एम एन व्युत्पत्ति कर सकते हो, बीएससी की किताब में जाके देख लेना, उस वाले फॉर्मूले को बदलकर फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 बनाया जा सकता है। तो बीटा एम एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एम माइनस वन बटा 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही जो त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है वो 0 टू पाई बाई 2 होता है, ये ऊपर एक नहीं बल्कि पाई बाई 2 है। जीरो से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा कॉस की पावर 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। तो ये आपके दो फॉर्मूले और हो गए बीटा के। पहला तो दो तो एक तो खुद है ही, दो और रूप है, तो बीटा के तीन फॉर्म होते हैं, बीटा के तीन रूप होते हैं। थोड़ा सा दोबारा से साथ में देखो, ये आपका पहला फॉर्म होता है, इसको इनिशियल या प्रारंभिक रूप कहते हैं। उसके बाद में आपका एक होता है अनंत रूप और एक होता है त्रिकोणमितीय रूप। इन तीनों में से जो आपको ठीक लगे आप उसके साथ बीटा का मान निकाल सकते हैं। बीटा में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब सममित रूप होता है। आप एम और एन को आपस में हिला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो भी बीटा का मान चेंज नहीं होता। उसके बाद में अगला बंदा आता है जिसका नाम था गामा। गामा फंक्शन वन वेरिएबल फंक्शन है बीटा टू वेरिएबल है, गामा वन वेरिएबल है, सिर्फ एक चर आएगा एन, बस दो चर नहीं आएंगे। 0 टू इन्फिनिट ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स का मान निकालेंगे, जो भी मान आएगा वो गामा का मान निकालेगा। अगर आपको गामा का कोई भी मान चाहिए तो वो यहाँ रख दो। फॉर एग्जाम्पल आपको गामा वन का मान निकालना है तो आपको इसी फॉर्मूले द्वारा निकालना होगा, यही सूत्र है जिससे आप गामा का मान निकालेंगे। मान लो मुझे गामा एक का मान निकालना है, गामा एक का मान निकालना है, मुझे एन का मान एक रखना होगा, तो इसी समाकलन के अंदर 0 से अनंत ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एक माइनस एक डी एक्स, 0 से अनंत ई की पावर माइनस एक्स की पावर 0 डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स बटा माइनस एक, माइनस बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस अनंत जीरो होता है, ई की पावर जीरो एक होता है, माइनस माइनस प्लस एक, गामा एक का मान हो गया एक, गामा एक का मान एक। ठीक है, इस तरीके से आप इसी फॉर्मूले द्वारा गामा का कोई भी मान निकाल सकते हैं। हाँ, करना तो समाकलन नहीं पड़ता है, लेकिन मान इससे निकलता है। इसके बाद आता है इसका फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, आज सवाल करते हैं। जैसे जीरो माइनस अनंत से प्लस अनंत है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी है, इसका समाकलन कैसे होगा, तो ये आप गामा की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर पहले तो ये देखो समफलन है, एक्स की पावर दो है ना, तो ये एक समफलन है, समफलन है तो मैं इसको दुगना कर दूं, समाकलन की प्रॉपर्टी से 0 से अनंत तक कर सकता हूं और समाकलन को दुगना कर दिया, है ना, समाकलन के गुण धर्म से। मेरा समाकलन का गुण धर्म कहता है कि अगर मेरा फलन समफलन है, अगर हमारा फलन समफलन है तो आप 0 से अनंत जाके दुगना कर सकते हो, तो मैंने 0 से अनंत कर दिया और दुगना कर दिया। ठीक है, फिर मैंने एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया, जिससे x बराबर आ गया मेरा y की पावर एक बटा दो, डी एक्स बराबर एक बटा दो y की पावर माइनस एक बटा दो और डी वाई। ये मान यहाँ पे पुट कर दो, लिमिट चेंज करो पहले, देखो लिमिट क्या होगी, x का मान जीरो रखने पर, x का मान जीरो रखेंगे तो y का मान जीरो ही आएगा, x का मान अनंत रखेंगे तो y का मान अनंत ही आएगा, लिमिट चेंज करने पर यही लिमिट आ जाएगी वापस। इनटू दो से दो कट गया,
अब कंपेयर करो, इसकी तुलना n-1 के साथ, यही फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला यही कहता है कि जो भी x की पावर होगी या y की होगी, है ना, x का हो या y का हो, उसकी पावर n-1 से कंपेयर होगी, जिससे आपको n का मान मिलेगा। ये आपको n का मान मिल गया, यहाँ से n बराबर आ गया प्लस का 1/2, तो ये गामा n के बराबर होता है, गामा 1/2 हो गया। गामा 1/2 का मान √π होता है, जो हम आगे जाके देखेंगे कि गामा 1/2 का मान √π होता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से गामा n का मान कौन सा है? ये तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं देखा, ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं देखा कि ये कहाँ से आ गया। तो आपका जो गामा है उसको आप इनमें से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। गामा n बराबर होता है हमारा 0 to infinite e to the power minus x की पावर n-1 dx। अगर हम e की पावर x को e की पावर माइनस एक्स को t माने और log ले लें, log e का मान 1 हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर log t, x बराबर हो जाएगा माइनस log t। माइनस को पीछे ले जाओ, log t की पावर -1 हो गया, जो कि 1/t हो गया। x की जगह आप log 1/t रख दो, dx का मान निकाल लो, dx बराबर -1/log t का 1/t, खुद t का dt। अब लिमिट चेंज कर दो, ये dx का मान आ गया, e की पावर -x की जगह तो t आ जाएगा। सारे मान सवाल में रखते जाओ, e की पावर -x की जगह t आ जाएगा, x का मान आप ये रख दोगे, dx का मान ये रख दोगे, dx की जगह ये, x की जगह log 1/t और e की पावर -x की जगह t। अब आ जाओ लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज करने पर क्या होगा, पुरानी लिमिट देते जाओ, नई लिमिट लेते जाओ। x का मान 0 रखने पर e की पावर 0, तो t का मान आ जाएगा 1। अनंत रखने पर e की पावर माइनस अनंत 0 होता है, तो t का मान आ जाएगा 0। तो लिमिट होगी 1 से लेकर 0 तक। एक से लेकर 0 तक, e की पावर -x की जगह t आ गया, ये हो गया आपका t। x की जगह मान आ गया log 1/t, की पावर n-1। dx का मान कट गया, लिमिट चेंज कर लो, 1 to 0 है, 0 to 1 कर लो ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो ये हमें एक नया रूप और प्राप्त हो गया गामा का, याद भी रख लेना, सवाल का सवाल भी हो गया और एक नया रूप और आ गया। 0 to 1, 0 to 1, यहाँ तो कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। इन ऑप्शनों में से कोई नहीं है, क्योंकि 0 to 1 आएगा, log 1/t आएगा। तो ये याद रखिएगा, अब गामा के आपके पास दो रूप हो गए, जैसे बीटा के 3 रूप थे ना, गामा के 2 हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ऐसे भी लिख सकते हैं गामा को, वैसे भी लिख सकते हैं। आगे है गामा और फैक्टोरियल में क्या संबंध होता है, जिसकी वजह से सारी लड़ाई शुरू हुई, ठीक है, जिसकी वजह से सारी महाभारत शुरू हुई कि कहाँ से आया। तो गामा और फैक्टोरियल में क्या रिलेशन होता है कि जो गामा का n होता है वो फैक्टोरियल का n-1 होता है। गामा का
n फैक्टोरियल का n-1 होता है। तो जब भी आपको फैक्टोरियल में चेंज करना, फैक्टोरियल को आपको गामा में चेंज कर सकते हो। यानी अगर मान लो यहाँ पे 4 आएगा तो वहां 1 ज्यादा आएगा, क्योंकि ये n-1 है, वो n है, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसका 1 एक्स्ट्रा आएगा। दिख रहा है n-1 है ये, और वो क्या है n, इसका मतलब 1 ज्यादा है। तो अगर फैक्टोरियल का 4 है, जो फैक्टोरियल में 4 है, गामा में वो कितना होता है, 5 होता है। जो फैक्टोरियल में 5 होता है वो गामा में 1 एक्स्ट्रा, गामा 6 होता है। और फिर गामा को गामा के सूत्र द्वारा आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी फैक्टोरियल को गामा में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई भी फैक्टोरियल है, आप लो, बस उसे 1 आगे करके गामा में चेंज कर दो, और फिर गामा में चेंज करने के बाद में गामा वाले सूत्र से मान निकाल लो। तो इसका मतलब फैक्टोरियल बड़ा हो गया। अब आप किसी भी फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी का मान अगर गामा में फैक्टोरियल में नहीं आता है तो फैक्टोरियल को चेंज कर लो गामा में, और फिर गामा से उसका मान निकलवा लो। फैक्टोरियल का मान तो जैसे फैक्टोरियल 1/2 का मान तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फैक्टोरियल 1/2 का तो फैक्टोरियल 1/2 को गामा में चेंज कर लो, गामा में चेंज करके गामा का तो आता है, फिर गामा का निकाल लो। तो ये बस यही जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका फॉर्मूला जहां भी काम करना बंद कर दे, वहां आप उसे उससे बड़े फॉर्मूले में कन्वर्ट करके उससे मान निकलवा सकते हैं। तो जहां पे भी मान इससे निकलता है डायरेक्ट फैक्टोरियल से निकाल लो। फैक्टोरियल जहां पे भी हाथ खड़े कर दे उसका मान गामा से निकलवा लो। जैसे फैक्टोरियल 1/2 का मान निकालना है, अब फैक्टोरियल 1/2 का मान तो नहीं निकलता, तो क्या करें, फैक्टोरियल को गामा में चेंज कर दो, गामा में ये 1 बड़ा हो जाएगा, 1/2 में 1 जुड़ेगा, 3/2। अब गामा 3/2 का मान उसके सूत्र द्वारा प्राप्त कर लो। dx का मान नहीं रखा था क्या मैंने, dt में चेंज कर दिया था ना मैंने। तो यहाँ पे इन ऑप्शन में dt नहीं है क्या, ये कह रहे हो, ये कह रहे हो कि ऑप्शन में dt नहीं है। dx का मान रख तो दिया, dx का मान ये रहा -1/t dt, x e की पावर -x की जगह t रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, ये t से t कट गया, माइनस लिमिट को ठीक कर दिया। चोर कह रहे हो क्या, यही कह रहे हो ना, ठीक है। बस dt शायद मिसप्रिंट हो गया। तो इस तरीके से जहां पे फैक्टोरियल मान ना दे वहां पे आप उसको गामा में कन्वर्ट कर लीजिए। जहां तक फैक्टोरियल निकलना, जैसे फैक्टोरियल 1 है, आपको पता है कैसे निकलता है, 2 3 4 सब निकलते हैं। जो भी फैक्टोरियल आपसे नहीं निकलता हो उसे गामा में कन्वर्ट कर लो और फिर गामा से मान निकलवा लो। यही तो मेन आइडिया तो यही था ना कि फैक्टोरियल 1/2 का मान कैसे आएगा। वैसे ही बात है, फैक्टोरियल 1/2 का मान तो नहीं आता। अब फैक्टोरियल से तो एक, अच्छा तो मैं बताता कि जो असर है ना वो पड़ता है। तो जैसे एफ एक्स है जो हम फलन के लिए यूज करते हैं ना, एफ एक्स, ये आइलर ही यूज करते थे। ये हो गया, डेल्टा हो गया, ये आइलर यूज करते थे। पाई है, ये आइलर ने ही पॉपुलराइज किया। ऐसा नहीं पाई पहले नहीं था, पाई पहले था, पहले पाई था, लेकिन आइलर के ज्यादा यूज करने से पूरी दुनिया ने फॉलो करना शुरू कर दिया, ई शुरू कर दिया। ये जो प्रतीक चिन्ह ना बहुत सारे ये आइलर ने यूज किए, तो फिर लगभग सब यूज करने लग गए और ये पॉपुलराइज हो गए। जैसे सलमान खान को तेरे नाम मूवी आई थी, उसके बाद में आप लगभग हर गुम मोहल्ले में 1-2 तेरे नाम आ गए थे, है ना, और उनका असर अभी भी चल रहा है। ऐसा ही होता है, मूवी जो है वो काफी असर डालती है। आगे रिपीटेशन फॉर्मूला जिसे कहते हैं पुनरावर्ती संबंध। एक मिनट, पुनरावर्ती संबंध, रिपीटेशन फॉर्मूला, ये क्या है? इसे यूं समझिए कि जैसे आपने फैक्टोरियल को देखा होगा, फैक्टोरियल अपने आप को रिपीट करता है। फैक्टोरियल में एक रिपीट की प्रॉब्लम है या एक विशेषता है, इसे प्रॉब्लम समझिए या विशेषता है, ये अपने आप को रिपीट करता है। जैसे हमारे यहाँ जो आदमी को रिपीट करता है तो हम कहते हैं प्रॉब्लम है। अब फैक्टोरियल देखो अपने आप को रिपीट करता है। आप 5 है, 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहां पर इन्हें अगर मैं वापस बंद कर दूं तो आप देखोगे कि फैक्टोरियल जो है आपका वापस आ गया। फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 4। अगर आप इसको और आगे बढ़ाएं इसी चीज को, तो आपको ये फिर से रिपीट होता नजर आएगा, 4 फैक्टोरियल 3। फिर अगर आप ये देखें, यही पैटर्न आपको बार बार रिपीट होता हुआ नजर आएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 गुणा फैक्टोरियल 2। फिर ये आपको फिर से रिपीट होता हुआ नजर आएगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। ये लास्ट में जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक ये रिपीट होता रहता है। तो फैक्टोरियल अपने आप को रिपीट करता है, बार बार एक एक नंबर को बाहर फेंकता रहता है, रिपीट करता रहता है, एक एक नंबर को बाहर निकालता रहता है, रिपीट करता रहता है। यही तो होता है फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 बाहर, फिर अगली बार रिपीट करोगे तो 4 बाहर, अगली बार रिपीट करोगे तो 3 बाहर, अगली बार रिपीट करोगे तो 2 बाहर, अगली बार रिपीट करोगे तो 1 बाहर।
इसे कहते हैं पुनरावर्ती संबंध या रिपीटेशन फॉर्मूला। अपने आप को एक पैटर्न को रिपीट करता है, यही चीज गामा भी करता है। गामा में अगर n+1 है तो n बाहर n अंदर, इसका रिपीटेशन का तरीका अलग है, इसका अलग है। गामा n+1 बराबर n गामा n, यानी ये रिपीट ऐसे करेगा कि पहले तो एक कम करेगा, पहले तो ये एक कम करता है और उसके बाद में उसी नंबर को बाहर और उसी नंबर को अंदर दोनों जगह लिखता है। जैसे गामा 5 है तो पहले एक नंबर कम करो, कितना हुआ 4, तो 4 गामा 4, 4 गामा 4। फिर उसके बाद में गामा 4 को आप लिखेंगे 3 गामा 3। फिर उसके बाद में एक कम करते जाओ, वही बाहर लिखना है वही अंदर लिखना है, वही बाहर वही अंदर। पहले एक कम करो, फिर उसी नंबर को आप बाहर लिखो, उसी नंबर को अंदर लिखो। लास्ट में जब आप एक पे पहुंच जाओगे तो एक पे पहुंचते ही अभी हमने गामा 1 का मान निकाला था, कितना होता है 1, तो ये लो गामा 5 का मान हो गया 3, दो बार लीजिए, 4 था आगे। इसे पुनरावर्ती संबंध कहते हैं, रिपीटेशन फॉर्मूला कहते हैं। ये आपका चॉइस है, पुनरावर्ती संबंध। लेकिन पहले याद रखना कैसे लगता, कैसे है ना, जो लगता है उसको याद रखना जरूरी है कि कैसे काम करता है। तो पहले एक कम करता है, पहले एक कम करता है, उसे ही अंदर लिखता है, उसे ही बाहर लिखता है। जो भी गामा के अंदर है पहले उसको एक कम कर देगा, पहले एक कम कर देगा, फिर उसी को बाहर लिख देगा, उसी को अंदर लिख देगा, उसी को बाहर उसी को अंदर। इससे आप अर्धक भी खोल सकते हो, किसी भी चीज को आप इसकी सहायता से खोल सकते हो। सपोज करो 7/2 है, पहले क्या करेगा एक कम करेगा, एक कम करो, एक कम करने पर क्या आएगा 5/2, 5/2 बाहर 5/2 अंदर, 5/2 बाहर 5/2 अंदर। दोबारा लगाओ, फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करोगे तो फिर एक कम हो जाएगा, एक कम होने पर 3/2 बाहर 3/2 अंदर। फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करोगे तो 3/2 में से पहले एक कम कर दो, 1/2, 1/2 बाहर 1/2 अंदर। गामा 1/2 का मान √π हो जाता है। गामा 1/2, लास्ट में गामा 1/2 आ गया जिसका मान हमें पता है कितना √π, तो ये √π हो गया, ये हो गया 15/8। अब ये पुनरावर्ती सूत्र है जिसकी सहायता से हम गामा का मान निकालते हैं। जब भी गामा का मान निकालते हैं ऐसे ही करते हैं, पीछे 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 चलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, लास्ट में वो एक पूर्णांक होगा तो एक पे आके गामा 1 का मान 1 होता है, एक पे आके खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर अर्धक हुआ तो एक 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 कम कर करके चलोगे, लास्ट में 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मान √π होता है। इस तरीके से हम गामा को जब खोलना होता है ना तो ऐसे ही खोलते हैं। पूर्णांक है, खोलते तो यही तरीका है, एक कम किया बाहर, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया, कम करते करते लास्ट में 1 पे ले आते हैं, गामा 1 का मान 1 हो जाता है। या फिर अर्धक है तो कम होता होता लास्ट में आधा बचेगा और गामा आधा का मान √π हो जाता है। बस इन दो तरीकों से हम गामा को खोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? बढ़ते हैं आगे, अगला पार्ट, गामा का व्यापक सूत्र। गामा का व्यापक सूत्र, जनरल फॉर्मूला, जिसे व्यापक सूत्र कहते हैं। क्या फर्क है व्यापक सूत्र में, गामा का सूत्र और व्यापक सूत्र में क्या अंतर है? पहली बात तो जो गामा का सूत्र था उसमें यहां पर ए नहीं आता था, देखो ये ए अंतर है, पहले ए नहीं आता था। पहले वाले पुराने वाले गामा के सूत्र को आप देखोगे तो उसमें कोई ए नहीं था, एक्स का गुणांक हमेशा 1 होता था। दोनों को कंपेयर करो, सब कुछ वही है। पिछली बार एक्स का जो गुणांक होता था वो 1 होता था, यानी वो जो फॉर्मूला था यहाँ पे एक्स के साथ 1 होना जरूरी था। जो गामा का मेन सूत्र है उसके हिसाब से एक्स का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। अगर एक्स का गुणांक 2 या 3 या 4 5 है तो फिर ये सूत्र लग नहीं सकता था, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका व्यापक सूत्र बनाया जिसमें अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर ए आ भी जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं, आने दो। हाँ, अब इस ए की वजह से असर तो पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा?
गामा एन बटा ए की पावर एन। इस ए जो है इसकी पावर एन का भाग लग जाएगा गामा एन के अंदर। ये व्यापक हो गया। अब व्यापक क्यों कहा गया इसको? क्योंकि अब ये बड़ा फॉर्मूला हो गया। जहां जहां वो लग सकता है ये वहां पे भी लग सकता है, प्लस उससे ज्यादा पे भी लग सकता है। अगर ई का गुणांक 2x हुआ, 3x हुआ, 4x हुआ तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा, वो नहीं करेगा, ये करेगा। इसीलिए इसको जनरल फॉर्मूला या व्यापक सूत्र कहते हैं। आ जाओ सवाल करके दिखाता हूं कैसे काम करता है ये। जैसे अभी इसको देखिए, ये जो सवाल है इस सवाल में आपका गामा सूत्र नहीं लग सकता, जो है ना पहले वाला जो गामा सूत्र है वो नहीं लग सकता, क्योंकि ई की पावर -4x है। ई की पावर -4x है तो वो सूत्र यहां नहीं लग सकता, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि x का गुणांक इकाई होना चाहिए। x का गुणांक इकाई होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। इसमें तो x का गुणांक 4 है। कोई बात नहीं, मानक सूत्र जो व्यापक सूत्र है वो लग जाएगा। a का मान 4 हो गया, x की पावर n-1 से कंपेयर होती है। n-1 बराबर 3/2, n बराबर 3/2 प्लस 1, n का मान 5/2। ये n का मान आ गया, n आ गया, a आ गया। इसका आंसर क्या होता है? गामा n बटा ए की पावर n। गामा को खोलो। गामा कैसे खुलता है? एक पीछे, पहले एक कम करो, वही अंदर वही बाहर, फिर और एक कम करो, वही अंदर वही बाहर, लास्ट में और इसे खोलोगे 2 की पावर 5/2। नहीं 3 आएगा, 3। यह है व्यापक सूत्र का उपयोग, कि व्यापक सूत्र कैसे काम करता है। x की पावर c बटा c की पावर x dx का आंसर निम्न में से कौन सा होगा? यह भी आपके मानक सूत्र से जुड़ा हुआ सवाल है और अभी हाल फिलहाल में परीक्षा में भी आया था। 0 से लेकर अनंत तक x की पावर c बटा c की पावर x dx का समाकलन क्या होगा? कैसे बनाओगे इसको? तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, 0 की पावर अनंत, x की पावर c की पावर x को ऊपर ले आए, c की पावर -x होगी। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं जिसे कहते हैं कि किसी भी चीज को आप e की पावर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। m बराबर e की पावर log m। ये फॉर्मूला होता है, e की पावर log m बराबर m होता है। m बराबर e की पावर log m, e की पावर log m बराबर m होता है। e की पावर log m बराबर m होता है, तो क्या m बराबर e की पावर log m नहीं होता? e की पावर log m बराबर m होता है, तो क्या m बराबर e की पावर log m नहीं होता? होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा नहीं होता? ये बड़ी बड़ी खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है ये। क्योंकि होता क्या है, हमें लगता है सत्य सिर्फ एक साइडेड है। एक बार दोनों बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब दोनों साइड से सत्य है। बराबर का चिन्ह है ना, बराबर का चिन्ह है मतलब दोनों साइड से सत्य है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है। कभी आपको जरूरत पड़े तो 1 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि हमेशा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ही 1 होगा। 1 बराबर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी होता है। ई की पावर log m अगर m होता है तो कभी m बराबर ई की पावर log m भी यूज कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि इससे यही लिखा जाए, कई बार इससे भी ये लिखा जा सकता है। अब यही तरकीब हम यहां पे यूज करेंगे। इसे लिखेंगे e की पावर log
ये आपका आगे आ गया। बस ये सवाल केवल इसी तरकीब पर आधारित था, बाकी तो आप सॉल्व करेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। ये देखो ई आपका एक्स आगे आ गया, ये लो बन गया गामा सूत्र, देख लो बन गया गामा। बोला हाँ बन गया। कैसे बना? ये रहा आपका एन, ये रहा आपका ए, जो भी एक्स के साथ होता है वो ए कहलाता है, और जो भी एक्स की पावर होती है वो एन माइनस वन कहलाती है। तो ए बराबर आ गया log सी, एन बराबर सी प्लस वन। आंसर आता है गामा एन बटा ए की पावर एन। एन का मान सी प्लस वन। कमाल है, गजब है। क्या बढ़िया इस्तेमाल जो है ना वो इसका किया गया, इस फॉर्मूले को उल्टा कितना बढ़िया तरीके। समाकल में आप ये करते हैं, समाकल में आप यही करते हैं, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान एक कभी कभी यूज होता है, लेकिन एक की जगह साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिख के समाकलन बनाते हैं आप। एक की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख के कई बार आपने समाकलन बनाया, बनाया नहीं बनाया? जैसे ये वाला सवाल, एक बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जब इसका आप समाकलन करते हैं तो यही तरकीब अपनाते हैं। ऊपर एक की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख देते हैं, फिर अलग अलग करते हैं, साइन स्क्वायर कट गया, कोस स्क्वायर बच, एक बटा कोस स्क्वायर बच गया, फिर कोस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर बच गया। करते हो ना ये चीज? तो याद रखिएगा LHS बराबर RHS है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा LHS की जगह ही RHS रखा जाए, कई बार RHS की जगह LHS भी लिखा जा सकता है। और ये सवाल पेपर में इसी को सोच के बना के है, देखो और बढ़िया सवाल बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। 0 से 1 log x की पावर 2m dx, बताओ इसका कौन सा होगा? ध्यान लगाइएगा, ये भी गजब सवाल है, अभी पढ़ा है आपने। 0 to 1 ये लिखा हुआ है log x की पावर 2m, अगर मैं माइनस log x की पावर 2m लिख लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि पावर 2m है। अगर पावर सम होती है, अगर पावर सम है तो फिर उसे चाहे माइनस में लिखो चाहे प्लस में लिखो। जैसे a का स्क्वायर है, अगर a पर स्क्वायर है तो फिर आप उसे माइनस a का स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आना तो एक ही है, आना तो एक ही है। अगर ऊपर प्लस पावर है, अगर ऊपर पावर सम है तो फिर अंदर a लिखा हुआ हो चाहे माइनस a लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि समघात होने का फायदा यही है, समघात माइनस का असर खत्म कर देती है। तो मैं log x को अगर माइनस log x लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो माइनस हटा लो वापस हट जाएगा, ये लो माइनस पे 2m पावर है हट जाएगा, लेकिन हमें नहीं हटाना। इस माइनस को पीछे ले जाओ, x की पावर -1 होगी, हो गया। ये 0 से 1 ये आपका हो गया log x, log 1 बटा x। ये तो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ये तो हम थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि गामा का एक सूत्र ऐसा भी होता है, गामा का एक सूत्र ऐसा भी होता है, 0 से लेकर 1 तक log 1 बटा टी की पावर n-1 और dt, ये भी एक सूत्र होता है। मैच कर रहा है इसके साथ? मतलब मैच कर रहा है। पावर n-1 बराबर 2m, n का मान
2m+1, ये गामा n के बराबर हुआ और n बराबर 2m+1 हुआ। क्या गामा 2m+1 आ रहा है कहीं पे भी? नहीं, गामा 2m+1 नहीं आ रहा। अब जब गामा 2m+1 नहीं आ रहा तो इसे फैक्टोरियल में बदल सकते हैं। फैक्टोरियल में बदलते हैं तो क्या होता है, जो भी गामा होता है वो एक कम हो जाता है। अगर फैक्टोरियल में बदलोगे तो एक कम हो जाएगा, फैक्टोरियल में बदलोगे तो एक कम हो जाएगा। 2m+1 है यहाँ पे? कहीं नहीं है। गामा फैक्टोरियल 2m है? वो भी नहीं है। तो फिलहाल कोई भी नहीं है, बस ये गड़बड़ है, ये ठीक हो सकता था ऑप्शन अगर यहाँ पर अब ठीक हो जाए। तो इस सवाल ने कई चीजें पूछ ली, बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल था। आगे आता है बीटा गामा संबंध। बीटा और गामा में क्या संबंध है? आप जब चाहें बीटा को गामा में चेंज कर सकते हैं, और गामा को सॉल्व करना आसान है तो बीटा को गामा में कन्वर्ट करके उसके सॉल्व किया जा सकता है। बीटा एम एन बराबर होता है, इसको रिलेशनशिप कहते हैं, बीटा गामा संबंध के नाम से इसको जानते हैं। जब कभी भी आपको बीटा का मान निकालना है तो आप उसे गामा में कन्वर्ट करके मान निकाल सकते हैं। बीटा एम एन बराबर गामा एन बटा गामा एम प्लस एन, गामा एन बटा गामा एम प्लस एन। मान लीजिए आपको बीटा 2-3 का मान निकालना है तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से उसका मान निकाल सकते हैं। अब आपको बीटा के फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, गामा के सूत्र से ही बीटा का मान आ जाएगा। बीटा 2-3 निकालना है, m2 हो गया, n3 हो गया, तो गामा 2 गामा 3 बट्टा गामा 2+3, जो कि हो गया आपका गामा 2 गामा 3 बट्टा गामा 5। इसे पुनरावर्ती सूत्र द्वारा सॉल्व कर लो। पुनरावर्ती सूत्र क्या कहता है? पीछे चलो, उल्टा चलो, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 2 गुणा 1 आ जाएगा, इसमें 4 गुणा 3 गुणा 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/24, कट करने पर 1/12। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप बीटा को चेंज कर सकते हैं, बीटा को गामा में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ आगे सवाल करते हैं। 0 से लेकर अनंत तक 1/1 + x⁴ dx। इसे करने के लिए कुछ प्रतिस्थापन करो पहले, क्योंकि ये ना तो कोई बीटा दिखाई दे रहा है ना गामा दिखाई दे रहा है, तो ना ये बीटा है ना ये गामा है। तो करने के लिए x² से शुरू करो, माना x² बराबर tan थीटा, जिससे x बराबर आ जाएगा √tan थीटा। x बराबर √tan थीटा, जिससे dx का मान आ जाएगा 1/2 √tan थीटा। ये इसका अवकलन हो गया, और tan का अवकलन हो गया sec² थीटा d थीटा। अब लिमिट चेंज कर लो, लिमिट चेंज करोगे तो 0 रखोगे तो tan का मान 0 कब होता है? tan का मान 0 पे होता है। x का मान 0 और tan का मान 0 पे होता है। x का मान अनंत होगा 90 पे, तो 0 to 90 हो गया। 0 से 90 बट्टा 1 प्लस x² की जगह tan थीटा आ गया, वो tan² थीटा हो गया, क्योंकि x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 को ऐसे लिख लिया x² का स्क्वायर, जिससे x² की जगह tan थीटा आ गया, वो tan² थीटा हो गया। फिर dx का मान रख दो, dx का मान ये निकाला हुआ 1/2 √tan थीटा, फिर sec² थीटा। 1 + tan², ये भी sec² होने वाला है। 1 + tan² sec², ये sec² कट गया, 1/2 बाहर, जीरो से π/2 और
साइन थीटा बटा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे रह जाएगा, तो साइन थीटा नीचे रह जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो साइन थीटा की पावर -1/2 आ जाएगी। कॉस थीटा की पावर +1/2 डी थीटा, 1/2 0 से π/2, साइन थीटा की पावर -1/2, कॉस थीटा की पावर 1/2 दी थीटा। मैंने क्या किया, साइन बटा कॉस लिखा, पलट के अंडर रूट कॉस ऊपर आ गया, साइन नीचे था, साइन अंडर रूट में था, तो ऊपर ले जाने पे साइन की पावर -½ हो गई, कॉस की पावर +½ हो गई, डी थीटा हो गया। इसके लिए हम एक सूत्र रख लेते हैं जिसका नाम है गामा सूत्र, ये कहलाता है गामा सूत्र। वैसे तो ये कोई खास नया फॉर्मूला नहीं है, जो हमारा बीटा का जो तीसरा फॉर्मूला था ना, थर्ड फॉर्मूला, उसी का ही एक नया रूप है बस। 0 से π/2 साइन की पावर m कॉस की पावर n डी थीटा हो, तो इसका इस समाकलन का मान आप इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। ये हम क्षेत्रकलन में कई जगह काम भी लेते हैं। तो गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 गुणा गामा m+n+2/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, गामा m+1/2 गामा n+1/2 2m+n+2/2। तो इस सूत्र को समय आ गया कि हमारे सवाल पे लगाएं। तो ये आपका हो गया m का मान, ये m, ये n, फॉर्मूला कहता है गामा m+1/2 m का मान -1/2, n का मान 1/2। m का मान माइनस का 1/2 रखने पर ये प्लस का 1/2 1/4, ये हो गया गामा 1/4। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 3/4 बटे नीचे m प्लस n, माइनस का हाफ प्लस का हाफ कट गया, 2/2 1 आ गया, ये 1/4 आ गया, गामा 1/4 3/4। एक बटा चार आंसर आया नहीं, तो यहां पर हम एक फॉर्मूला और यूज करेंगे जिसे कहते हैं गामा का ऋणात्मक मान का फॉर्मूला, गामा के नेगेटिव मान का फॉर्मूला, जो कहता है कि गामा n गामा 1 - n बराबर होता है पाई बटा साइन n पाई। जब भी आपको गामा का माइनस का मान निकालना हो तो आप इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं, गामा n गामा 1 - n बराबर पाई बटा साइन n पाई। ये सूत्र अभी हमारे यहाँ सवाल में लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है नेगेटिव वैल्यू का गामा n गामा 1 - n बराबर पाई बटा साइन n पाई। n का मान 1/4 रख दो, 1/4 3/4 पाई, क्योंकि 1/√2 ऊपर जाके पाई √2 आ गया। ये मान यहाँ पे वापस पुट कर दो, ये कट गया, पाई बटा 2√2 हो गया। तो इस फॉर्मूले ने हमसे दो सूत्र मांग लिए, एक तो गामा सूत्र, ये जो भी हमने लगाया है ये गामा सूत्र से लगाया है, गामा फलन नहीं गामा सूत्र, थोड़ा ये भी डिफ्रेंशिएट करिएगा। गामा फलन और गामा सूत्र में क्या अंतर है, गामा फलन तो वो है जो शुरुआत में आप पढ़ते हैं, वो तो गामा फलन है ना, ये गामा फलन है, ये गामा फंक्शन है। गामा फलन ये जो पूरा है इसको गामा फलन कहते हैं, और गामा सूत्र किसको कहते हैं, ये साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो है
इसको गामा सूत्र कहते हैं, गामा फॉर्मूला, गामा फॉर्मूला, गामा सूत्र, ये ध्यान रखना है। एक तो है गामा फलन, एक है गामा सूत्र। तो ये जो साइन थीटा कॉस थीटा वाला है इसको गामा सूत्र कहते हैं, गामा सूत्र, गामा फॉर्मूला। उसको गामा फलन कहते हैं, वो फलन का खुद का फॉर्मूला है, ये तो उसका उपयोग है एक, कैसा समाकलन आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। ये है आपका ग्राफ। अगर हम ग्राफ खींचे कि भाई गामा का ग्राफ कैसा बनता है, तो गामा का ग्राफ ऐसा बनता है, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में गामा का ग्राफ तैयार होता है। अब गामा में याद रखिए, गामा का कुछ, ये जो ग्राफ है ना, इसमें थोड़ा सा याद रखना कि गामा n+1 का ग्राफ है ये, क्योंकि एक्चुअली जो डेस्मोस होता है ना, वो इसका ग्राफ बनाता नहीं है। डेस्मोस ग्राफ बनाता है फैक्टोरियल का, और फैक्टोरियल गामा जो है उनमें एक का अंतर रहता है। ये n+1 का ग्राफ, ये गामा n+1 का ग्राफ है। वैसे तो ग्राफ जो है फैक्टोरियल n का है, ये फैक्टोरियल n का ग्राफ बनाया। तो जो फैक्टोरियल n का ग्राफ होता है गामा में, तो वो एक ज्यादा हो जाता है n+1 का, तो गामा फैक्टोरियल के हिसाब से तो ये n का ग्राफ है, लेकिन गामा के हिसाब से n+1 का ग्राफ है। तो थोड़ा सा ये करेक्शन रखिएगा। गामा के भी बहुत सारे मान अवेलेबल नहीं है, जैसे गामा 0 का मान नहीं आता, गामा -1 का मान नहीं होता, गामा -2 का मान नहीं होता, गामा में ऋणात्मक पूर्णांक और 0 का मान नहीं होता, इनका मान विद्यमान नहीं होता। हाँ, बाकी सबका विद्यमान होता है। तो गामा का मान बाकी सारे रियल नंबरों पे होता है, बस आप इन रियल नंबरों को निकाल दीजिए, एक तो 0 को, -1 को, 0, -1, -2, -3, इन पर गामा का मान नहीं होता, या यूं बोलो अनंत होता है। इन पे या तो प्लस का अनंत होता है या माइनस का अनंत होता है। देखो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना ग्राफ, या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, या तो माइनस अनंत होता है या प्लस अनंत होता है। तो इन पे गामा का मान विद्यमान नहीं होता, बाकी सारी जगह गामा का मान, आप माइनस का कोई मान रखिए इनके अलावा, गामा का कोई भी प्लस का मान रखिए, गामा का मान आता है। बस इन बिंदुओं पे गामा का मान अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन पे अनंत आता है। ठीक है ना? हाँ, मैंने नहीं बनाया एक्चुअली, वो उसमें फैक्टोरियल का ग्राफ बनता है गामा में, डेस्मोस के अंदर, डेस्मोस के अंदर जो ग्राफ बनता है ना, वो फैक्टोरियल का ग्राफ बनाता है। जैसे ये रहा x, ये देखो ये ग्राफ मैंने बनाया, फैक्टोरियल का ग्राफ बनाया, ये मैंने फैक्टोरियल का बनाया है। अगर गामा का बनाना चाहते हैं तो पहले एक कम कर दो, x में से एक कम कर दो, तो बस होगा कुछ क्या, थोड़ा सा ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाएगा बस, बाकी वैसा का ग्राफ तो यही बनना है, ग्राफ तो यही रहना है, बस वो एक कदम पीछे चला जाएगा। ये लो, ये आपका फैक्टोरियल का ग्राफ हो गया। और इसमें देख सकते हो बाकी किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब पे मान आएगा। जो मान नहीं आएगा वो होगा 0 पे नहीं आएगा, -1 पे नहीं आएगा, -2 पे नहीं आएगा। जो नेगेटिव पूर्णांक है ना, उन पर मान नहीं आता फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का मान माइनस के पूर्णांक और 0 पे नहीं आता है। ये वो बिंदु है जहां पे फैक्टोरियल मान नहीं देता। फैक्टोरियल यहां मान नहीं देगा, -1 पे नहीं देगा, -2 पे नहीं देगा, -3 पे नहीं देगा। देखो -3 पे या तो बहुत ऊपर चला गया या बहुत नीचे चला गया, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो फैक्टोरियल जो है वो बाकी सभी जगह मान देता है। कई बार पूछ ले कि फैक्टोरियल जो है, जो गामा फलन है, उसका प्रांत क्या होता है, उसका प्रांत पूरा रियल नंबर होता है। बस ये जो नेगेटिव पूर्णांक है ना, इनको छोड़ दो, इंक्लूडिंग 0, नेगेटिव पूर्णांक और 0 को छोड़ दो, बाकी सब जगह इसका मान आता है। R+ नहीं है, R+ नहीं कह सकते, क्योंकि इन सब पे भी तो आ रहा है ना, बीच में भी तो आ रहा है, माइनस के बीच वाले मानों पे आ रहा है। खाली इन 2-4 बिंदु पे जो ऊपर बड़े बड़े पूर्णांक है ना, उन पे दिक्कत है, बीच में थोड़ी दिक्कत है। अब आप माइनस का आधा रखो, माइनस का 0.7, माइनस का 0.8, अब बीच वाले मान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के मान बीच वाले मान रखो, दिक्कत नहीं है। बस वो जो पूर्णांक है ना, उन पे परेशानी है। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है, शायद मुझे याद है पूछा भी गया है ये सवाल, कि गामा फलन का जो प्रांत है वो क्या है। आज नेगेटिव मान निकालते हैं। जब भी आपको गामा का नेगेटिव मान निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज होता है। नेगेटिव मानों के लिए गामा का यही एकमात्र सूत्र है।
गामा एन गामा 1 माइनस एन बराबर पाई बटा साइन एन पाई। मान लीजिए आपको गामा का -1/2 का मान निकालना है, तो ये इसी सूत्र द्वारा निकलेगा। इस सूत्र में एन का मान -1/2 रख दो। एन का मान -1/2 रखने पर माइनस माइनस प्लस 3/2 पाई बटा साइन एन का मान -1/2 गामा -1/2 3/2। इनको बट्टे में भेज दो, काट दो। गामा -1/2 का मान आ गया -2√पाई। इन मान को निकाल के आप याद कर सकते हो ना, कुछ मानों को निकाल लो, याद रख लो ताकि टाइम बच जाए। जैसे गामा का -1/2 निकाल लो, है ना, ये निकाल लिया। गामा का -3/2 निकाल लो, प्लस का 3/2 निकाल लो। ये कुछ मान निकाल के रख लो ताकि डायरेक्ट काम में लिए जा सके। बार बार काम तो आते ही ये लोग। अब बढ़ते हैं आगे अगले फॉर्मूलों पे, जिसका नाम है लीजेंड्रे फॉर्मूले। लीजेंड्र का फॉर्मूला, इसी का एक हो गया। पहले लीजेंड्र से मिल लेते हैं, ये रहा लीजेंड्रे का फॉर्मूला। इसे लीजेंड्रे का द्विगुणक फॉर्मूला कहते हैं। लीजेंडर का द्विगुणन फॉर्मूला, डुप्लीकेशन फॉर्मूला, द्विगुणन का फॉर्मूला। द्विगुणन का फॉर्मूला गामा एम प्लस हाफ। द्विगुणन इसलिए कहा गया, आप यहाँ पे इस साइड में देखोगे, देखो इस साइड में तो एम है ना, इस साइड में उसका दुगना आ रहा है गामा 2m, तो यानी गामा का द्विगुणन हो गया, डबल हो गया वो गामा। तो गामा एम प्लस हाफ दोनों की गुणा करने पर आपका गामा दुगना हो जाता है ना। वैसे स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला कहता है स्क्वायर नहीं होता बल्कि दुगना हो जाता है, 2m हो जाता है। तो गामा एम प्लस हाफ बराबर √π2 ⁻2m-1 गामा 2m, ये लीजेंड्रे का फॉर्मूला कहलाता है। इस पे कई बार सवाल पूछा भी जा सकता है, या कई बार फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, देखो ये रहा सवाल, गामा एम प्लस हाफ √π2 ⁻2m-1 गामा 2m। अब यहाँ पे m को मान क्या रखना चाहिए जिससे ये सॉल्व हो जाए, जिससे ये चीज आ जाए। तो गामा का मान हमें रखना चाहिए 1/3, m का मान 1/3 रखना चाहिए। 1/3 रखने पर ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/3 प्लस 1/2। इसे बट्टे में ले जाओ, इसे ऊपर ले आओ। गामा 1/3 गामा 5/6, आगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 0 to इनफाइनाइट e की पावर -ax sin bx x की पावर n-1 dx, e की पावर -ax sin bx x की पावर n-1 dx।
बराबर गामा एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 साइन एन थीटा। ये जो थीटा होता है ये बराबर होता है tan इनवर्स बी बटा ए। जो भी थीटा का मान है वो यहां रख देना। बी कौन है, ए कौन है, वो बी है, ए। तो बी का ए का मान रख के इसे यूज कर लेना फॉर्मूले को। ऐसा ही सेम टू सेम कॉस का भी है, जहां साइन लिखा हुआ है वहां साइन हटा दीजिए, कॉस लगा दीजिए, सेम फॉर्मूला कॉस का बन जाएगा। ठीक है, कैसे काम में लेते हैं, आओ सवाल देखो। जैसे ये सवाल है 0 से अनंत कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो 0 से लेकर अनंत तक कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर को वाई मानो, एक्स बराबर वाई की पावर हाफ, डी एक्स बराबर 1/2 वाई की पावर माइनस हाफ, और डी वाई। ये मान यहां रख दो। कॉस एक्स स्क्वायर की जगह वाई आ गया, कॉस वाई, डी एक्स की जगह 1/2 वाई की पावर माइनस 1/2, और डी वाई 1/2 बाहर। अब कंपेयर करना शुरू करो जो फॉर्मूला पीछे दिया हुआ था। इसमें e नहीं आ रहा तो e की पावर 0 वाई कर दो, e की पावर -0 वाई, वाई की पावर माइनस हाफ कॉस वाई। हाँ, याद रहने में तो दिक्कत आएगी क्योंकि बार बार काम नहीं आते ना, बार बार काम नहीं आते इसलिए भूल जाते हैं। तो अब कौन सा क्या था, जो e की पावर के साथ होता है वो a कहलाता है। ये आपका a का मान हो गया 0। ये n-1 से कंपेयर होता है, n-1 बराबर -1/2, n बराबर +1/2। जो y का गुणांक होता है वो b होता है, b बराबर 1 आ गया। ये सारे मान उस फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला था हमारा सूत्र होता है गामा n बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन का है या कॉस का है, कॉस का है, तो कॉस एन थीटा। तो इसकी पावर n/2। थीटा का मान भी निकाल लो। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स बी बटा ए। बी का मान कितना है, बी का मान 1 है, ए का मान 0 है, ये अनंत हो गया, tan अनंत का मान 90 होता है, π/2 आ गया। ये सारे मान यहां रखने पर गामा n का मान 1/2, ए का मान 0, बी का मान 1, की पावर n का मान 1/2, 1/4, कॉस n का मान 1/2, थीटा का मान π/2, गामा 1/2 का मान √π, 1 इंटू कॉस 1/√2। तो ये हो गया π/2, √π/2। कोई सा भी नहीं आया, क्या कैलकुलेशन में गलती है? अच्छा, आगे वाला रह गया क्या? अच्छा, वो वाला तो भी यार मेरा नहीं आया, फिर भी अंडर आ रहा है। फिर भी मेरा 1/2 √π/2 आ रहा है। देखो कोई गलती है इसके अलावा है तो चेक करो, वरना नन ऑफ दीज कर देते हैं। नहीं की ना कोई गलती, सही है ना? ठीक है, और चेक कर लेना, तो बाद में और चेक कर लेना। एक लास्ट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, गामा 1/n, सही है। चलो ये लास्ट का है, गामा 1/2 गामा
2/n, 3/n, 4/n, 5/n, इस तरीके से ये अगर चलता रहे, गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n, लास्ट चलता चलता गामा n-1/n तक चलता हो, तो ये होता है 2 पाई की पावर n-1/2 n की पावर 1/2। जैसे एग्जांपल के लिए कि सपोज करो ये 1/2, 1 से शुरू करते हैं, 1/9 इंटू 2/9 इंटू 3/9 इंटू 4/9, लास्ट में 8/9 तक जा रहा है। तो इस फॉर्मूले में n का मान कितना हुआ? 9। n का मान 9 हुआ क्योंकि नीचे जो चल रहा है वो n है, तो n का मान हुआ 9। और समझो कि लगातार चलता है ये 1/n, 2/n, 3/n, 4/n, 5/n, लास्ट n-1/n तक। और अच्छा, अगला क्यों नहीं आया? वो 9/9 हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, गामा 1 का मान 1 हो जाता है, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ तक ही काम का है, तो n का मान 9 हो गया। n का मान 9 रखोगे 2 पाई n-1, 9-1, 8, 8/2, 4 बटा n का मान 9, 9 की पावर 1/2 जो कि 3 हो गया, ऊपर 16 आ गया, पाई की पावर 4/3, 16 पाई की पावर 4/3। ये आपका आंसर है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और होता है, इसी के साथ ये बीटा गामा पूरी होती है। एक अधूरा और बचा हुआ है, ये रहा एक। इसका आंसर कितना होगा? एक रहा हुआ है ना, बेवकूफ बनाने वाला ही है ये सिर्फ बेवकूफ बनाने आया है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने आया है। ये देखो, शुरुआत वाले पे आप पुनरावर्ती सूत्र लगा दो, शुरुआत वाले पे पुनरावर्ती सूत्र लगा दो, तो पुनरावर्ती सूत्र लगाओगे तो n गामा n आ जाएगा, ये आपका n गामा n आ जाएगा पुनरावर्ती सूत्र द्वारा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये आंसर हो गया। तो बस ये खाली ट्रिकी सवाल था, दो फॉर्मूलों को मिक्स करके सवाल बनाया गया था, है ना, खाली सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि वो सोचे पता नहीं क्या हो गया और कैसे हो गया, बस इतना सा खाली। इसको जानबूझ के उल्टा किया गया, साइकोलॉजिकल सवाल है, उल्टा किया गया ताकि n+1 नहीं लगे, फिर आपको ये भ्रम हो जाएगी ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ऐसा तो कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। बाकी वही है, बाहर करोगे, पुनरावर्ती सूत्र लगाओगे, उसके बाद नेगेटिव मान वाला सूत्र लगाओगे और आपका आंसर तैयार है। बस इसी के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।